गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाटर आपके सामने लेके आए हैं। पहली बात, वाटर क्या होता है। वाटर तुम्हें पता है, पानी पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी बेसिक नीड होती है और ये हमारी ही नहीं, ये हर एक लिविंग थिंग्स की बेसिक नीड है। हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पीने के लिए करते हैं, अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करते हैं, इरिगेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इरिगेशन में इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करने के लिए हम नदियों में बांध बनाते हैं, ओवरहेड टैंक रखते हैं, कैनाल से या फिर ज़मीन को खोद के पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू पानी निकालते हैं। तो ये सब इस तरह से हम अपनी खेती की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पानी किस किस के लिए ज़रूरत होता है? जैसे कि तस्वीर में दिख रहा है, ह्यूमंस को भी पानी चाहिए, एनिमल्स को भी पानी चाहिए, प्लांट्स को भी पानी चाहिए। और ह्यूमंस की वो कौन सी ज़रूरत है जिन ज़रूरतों को पूरा करता है पानी? पीने के लिए, उसके नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, और उसके वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, इरिगेशन के लिए, फिर इंडस्ट्री के लिए पानी ज़रूरत होता है, फिर जो वेस्ट डिस्पोजल होता है उसके लिए होता है, इंडस्ट्री में जो गंदगी निकलती है उसको भी साफ करने के लिए पानी ही इस्तेमाल होता है। अब जैसे एक और तस्वीर तुम्हें नज़र आ रही है, इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि जिस एरिया में हमने डैम बना रखा है तो उस जगह की फसलें बहुत अच्छी होंगी क्योंकि वो बारिश पर डिपेंड नहीं करेंगी। और जिन एरिया में हम डैम नहीं बनाते वहाँ की फसलें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि फसलों में 70% तक पानी लग जाता है। पानी के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? रिवर है, रेन है, लेक, पॉन्ड्स हैं, वेल हैं, ओशन है, ग्लेशियर है। ये सब जो है हमारा पानी के सोर्स हैं। तो बारिश का पानी सबसे आसानी से मिल जाता है और सभी खेतों में एक साथ सिंचाई कर देता है। बारिश जो होती है वो मानसून के महीने में आती है और मानसून के महीने तीन चार महीने मानसून के होते हैं, ठीक है ना। तो यही समय है हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो यही पानी बहकर नदी में जाएगा, नदियों से ये पानी समुद्र में चले जाएगा और समुद्र का पानी खारा होता है तो ये पानी खारे पानी में बदल जाता है। तो जो हमारा जो रेन वाटर है वही हमारा फ्रेश वाटर भी है, फ्रेश वाटर का सोर्स भी वही है। जमीन के अंदर वाले पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जमीन के ऊपर जो पानी होता है वो सरफेस वाटर होता है। सरफेस वाटर बहकर रिवर में जाता है और रिवर के बाद नदी में जाके वो खारा हो जाता है। ग्राउंड वाटर काम का है क्योंकि ग्राउंड वाटर के कारण जो है वो ग्राउंड वाटर ही कुएं में पानी पहुंचाने का तरीका होता है। अगर ये पानी किसी भी तरह समुद्र में पहुंच जाता है तो ये खारा हो जाता है और ये पीने के योग्य नहीं रहता। जो खारा पानी मतलब समुद्र का पानी है वो 99% जितना पानी हमारे पास है उसका 99% पानी जो है समुद्र के अंदर ही है। इसका मतलब है 1% पानी ही हम पीते हैं। अब एक चीज़ और है, हमारे देश में अच्छी खासी बारिश होती है, 3-4 महीने बारिश हो जाती है। इसके बाद भी हमारे देश में साल भर पानी की कमी रहती है। क्यों रहती है? पहला कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या का विस्फोट हो रखा है। एक तरह से सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, पहली बात। दूसरी चीज़ है चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस। आजकल जो है ना हमने अपनी लाइफ जीने के तरीके बदल दिए हैं। पहले हम बहुत कम पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हर चीज़ में पानी का इस्तेमाल होता है। तरह तरह के खाने बनते हैं, पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और हमारे रहन सहन के स्टाइल में भी अब स्विमिंग पूल बनाना जिसमें बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है हमारा, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, या फव्वारा चलाना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो लाइफ स्टाइल में ज़रूरत होती है और इससे पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी होती है, जो ज़्यादा हमें उपज देती हैं फसलें, वो ज़्यादा पानी भी पीती हैं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगी उतनी अच्छी फसलें देंगी, तो उनके लिए भी हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हमारे जो सीवेज है या इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसको हम बहाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। गंदगी है उसको बहाने के लिए हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी पानी के वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि ये पानी जो है नदी और नहर में मिल जाता है और उस पानी को गंदा कर देता है, तो वो पानी पीने लायक तो रहता ही नहीं है। और फिर एक और चीज़ है कि जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं तो शहरों पे जो खुली ज़मीन थी वहाँ पर
या तो मकान बने हुए या सड़कें बनी हुई हैं। अब सड़क तो पानी चूसने से रही या मकान के नीचे पानी चूसने से रहा, तो इस तरह जो जमीन के अंदर जो पानी जाता था उसमें भी कमी आ गई है। तो इस कारण जो है हमारे देश में पानी की कमी हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हमें अपनी नदियों पर बहुत सारे डैम्स बनाने चाहिए। अब डैम क्या है? डैम मतलब नदी को रोक कर उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दो। दीवार खड़ी करने के बाद उसके पीछे पानी का बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा। इट डैम्स बिल्ड ऑन द रिवर, दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड फॉर्म रिजर्वायर, यानी पानी को रेगुलेट करते हैं और एक रिजर्वायर यानी एक पानी को इकट्ठा करने का जगह बना देते हैं। ये बहुत सारे डैम्स हैं हमारे देश में, ठीक है ना। अब उसमें से कुछ डैम्स मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे भाखड़ा नंगल बांध है, ये जो है सतलुज नदी पे बना है और पंजाब में है। ऐसे दूसरा डैम जो है सरदार सरोवर डैम है, वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, ठीक है ना। और भी हमारा उत्तराखंड में जो टिहरी डैम है, ये गंगा नदी पे बना हुआ है। एक तवा डैम है जो रिवर तवा पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। अब इस डैम के फायदे क्या हैं? डैम्स बना लिए, डैम्स के फायदे क्या है? पहला है प्रिवेंट्स फ्लड। अगर हमारे पास डैम है तो हमारे इरिगेशन में पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम पानी को रेगुलेट करके वहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है डैम से हमें एक और फायदा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का। डैम्स के पानी जब तेजी से बहता है तो उसके आगे हम टरबाइन लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बिजली बन जाती है और वो बिजली जो है हमारे पावर सप्लाई को पूरा करती है, ठीक है ना। और जिस जगह डैम बना होगा उसके आसपास के इलाकों में पानी की कमी नहीं होती, पीने का पानी लगातार मिलता रहता है। तो यही सब चीज़ें, मतलब यही हमारे पास डैम के फायदे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि भाखड़ा नंगल बांध का एग्जांपल देते हैं। तो इससे हमने एक कैनाल निकाली है जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल। जैसे तुम तस्वीर में देख रहे हो इंदिरा गांधी कैनाल, ये रेगिस्तान से निकल रही है। रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान में नदियां तो है ही नहीं, अब वहाँ पानी का साधन ये इंदिरा गांधी कैनाल है। इस कैनाल के कारण वहाँ आसपास खेती भी होने लगी और वहाँ के लोगों को पानी भी मिलने लगा। तो देखो ये डैम का फायदा हो गया। अब डैम का कुछ नुकसान भी होता है। पहली बात यह है कि हम ये कहते हैं कि डैम से पानी बराबर सब जगह बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डैम का पानी हम सभी इलाकों में बराबर नहीं बांट पाते, क्योंकि हम उधर तक नदियाँ नहरें नहीं पहुँचा पाते, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है, अगर हम डैम बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग जब डैम बनाते हैं तो उस दीवार, जो एक दीवार बनाएंगे, उस दीवार के पीछे बहुत सारा पानी भर जाएगा। तो वो पानी भर जाएगा तो वो जिस एरिया में पानी भरेगा वो इकट्ठा होगा, उस एरिया के जंगल हो, नदियाँ, उस एरिया में चाहे जंगल हैं, आदमी हैं, वो सब के सब डूब जाएंगे। तो इस कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनको ज़मीन की प्रॉपर कीमत आज तक नहीं मिली। जितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं आज भी उनको ज़मीन की कीमत सरकार। डैम बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। अब इतना पैसा खर्च हो रहा है डैम बनाने में, तो इसका बेनिफिट इतना नहीं हो पाता जितना पैसा लग जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके कारण जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल कट जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे डैम बनाने से। पहली प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में हमारे पास ये है कि लोग इतने सारे बेघर हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी ज़मीन से उनको हटना पड़ता है। तो ये सोशल प्रॉब्लम है एक तरह से, ठीक है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा पब्लिक का पैसा इसमें लगा होता है और वो डूब जाता है। मतलब डूबता तो नहीं है खैर, लेकिन उसका बहुत सारे पैसे का वेस्टेज होता है और उस वेस्टेज के अकॉर्डिंग हमें उतना फल नहीं मिल पाता। तीसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट का नुकसान होता है हमें, ठीक है ना। अब नदियों में पानी कहाँ से आता है? नदी में पानी कहाँ से आता है? एक तो पहला आता है रेन से, बारिश से, और दूसरा आता है मेल्टिंग स्नो से। जो दक्षिण भारत में नदियाँ हैं ना, उनमें सारा पानी रेन से आता है, तो इसलिए वो साल के आधे महीने वो सूखी रहती है और आधे महीने उनमें पानी रहता है। और जब हमारी जो गंगा नदी है ये ग्लेशियर से आता है, इसका पानी पहाड़ों पे जो बर्फ जमी होती है ना, उससे पानी आता रहता है। तो पहाड़ों पर बर्फ तो साल भर जमी रहती है, तो इसका पानी साल भर आता रहता है हमारे लिए। और डैम बनाने से हम पानी को रोक लेंगे, उससे इरिगेशन के लिए नहरें निकालेंगे, इरिगेशन के काम आएंगे। और तीसरा हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएंगे। तो ये डायग्राम के थ्रू हमने दिखा रखा है।
अब भारत की बड़ी बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं? भारत की बड़ी बड़ी नदियों में आती गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा, ठीक है ना। तो ये सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है ना। अब समस्या ये है कि नदियां तो हैं, लेकिन नदियों के आसपास जो शहर हैं वो अपना गंदा पानी इन नदियों में डाल देते हैं। अब इन नदियों में डालते हैं तो ये नदी पॉल्यूटेड हो जाती है और इसका पानी पीने लायक नहीं रहता। यानी हम इसका पानी पीते तो हैं लेकिन वो साफ करके पीते हैं, ठीक है ना। तो नदी में पॉल्यूशन का कारण क्या हुआ? ह्यूमन एक्टिविटीज, आदमी जो काम करता है, ठीक है ना, नहाने का, खाना बनाने का और सफाई करने का जो भी, और इंडस्ट्री लगाने पे उसके पानी वेस्ट होता है, सीवेज वाटर, तो ये सब आदमी की जो एक्टिविटी आती है यही नदी को गंदा करती हैं, पहली बात। दूसरा, इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो भी नदियों को गंदा करता है। तीसरी चीज आती है सीवेज और गार्बेज। गार्बेज कहते हैं कूड़े को, सीवेज कहते हैं जो नाली में जो कचरा होता है उसको सीवेज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें नदियों में, जब ये सारा पानी नदियों में जाएगा तो नदी को गंदी कर देता है। क्या है कि हम नदी की गंदगी को नापेंगे कैसे? इसको नापने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम कोलीफॉर्म काउंट करेंगे। कोलीफॉर्म एक तरह का बैक्टीरिया है, हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एक्शन प्लान था 1985 में शुरू हुआ था भारत में, तो उसमें कोलीफॉर्म काउंट ही चेक हुआ था। वो 2 चीज के लिए चेक हुआ था, गंगा का पानी। पहला तो उसमें ये बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया कितने हैं, गंदा है उसका। दूसरा है हम उसको एसिडिटी उसकी चेक कर सकते थे, और एसिडिटी चेक करने के लिए जैसे तुमने पढ़ भी रखा है केमिस्ट्री में कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर यूज करते हैं। और एक और तरीका है हमारे पास, वो है टीडीएस निकालने का। टीडीएस ये भी आजकल कॉमन टर्म है, टोटल डिजॉल्व सब्सटेंस, कितने सब्सटेंस उसके अंदर डिजॉल्व है, ठीक है ना। और टीडीएस जो निकालते हैं, टीडीएस जो है ये हार्डनेस ऑफ वाटर को शो करता है, बताता है। अगर 120 ppm टीडीएस है तो ही हम उस पानी को पी सकते हैं, या कुकिंग के लिए या बाथिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि हम जो बारिश का पानी हमारे काम का होता है और वो सारा का सारा बह जाता है, हम हमारे पास उसका रोकने का तरीके बहुत कम है। हम अपनी मर्जी से अगर नहीं रोकेंगे तो वो सारा पानी नदियों के द्वारा नहर में या समुद्र में चले जाएगा और खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस पानी को बचाना चाहिए। और पानी को बचाने का तरीका ये है कि उस पानी को जमीन के अंदर डाल दो। अगर उस पानी को जमीन के अंदर हमने डाल दिया तो वो उड़ता नहीं है, तो वो पानी वहां बचा रहता है। देखते हैं कि पहले जो गांव के लोग होते हैं ना, वो बहुत से तरीके इस्तेमाल करते थे पानी को रोकने के लिए, बहुत से तरीके हैं, ठीक है ना। अब एक तस्वीर तुम्हें दिख रही होगी, ये तस्वीर राजस्थान में खादिन, इसको कहते हैं खादिन, इस चित्र में जो है खादिन दिखाया गया। तो खादिन में क्या होता है कि जब बरसात होती है या कुछ मतलब जब पानी, वैसे तो हाई टाइड वाले एरिया में जहाँ पर एक तरह से एक ढाल होता है ना, हमारे पास ढाल है, तो हाई टाइड आती है तो हाई टाइड में क्या होता है कि पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। और जब लो टाइड आती है तो पानी वापस नीचे की तरफ जाने लगता है। तो जब पानी ऊपर चढ़ता है या बरसात में जब पानी भर जाता है किसी जगह है, तो फिर वो जब पानी नीचे से कम होने लगता है तो पानी वापस नीचे जाएगा, तो नीचे जाने वाले रास्ते में हम एक दीवार बना देते हैं, जिसके कारण वो पानी ढाल से नीचे नहीं जा पाता और ढाल के ऊपर ही एक गड्ढे में रुक जाता है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इसको खादिन बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि और राज्यों में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते थे, पुराने तरीके। राजस्थान में खादिन, टैंक और नदीज इस्तेमाल होती थी। महाराष्ट्र में जो होता है बंदहर या ताल इस्तेमाल होते थे, ठीक है। और ऐसे ही एमपी में बुंदेज इस्तेमाल होती है। यूपी में अरहर एक चीज है, वो भी उसका इस्तेमाल पानी के लिए किया जाता था। बिहार में पाइनिस होते थे, हिमाचल में खुल्स होते हैं, जम्मू में पॉन्ड्स होते हैं, तमिलनाडु में देखो ये इरीज भी एक तरह का टैंक होता है, तो तमिलनाडु में इरीज होती हैं। केरला में सुरंगम होता है, और कर्नाटका में हम खटास होता है हमारा। तो ये सारे हमारे एंशिएंट तरीके, इन सबको याद कर लो, अच्छा है ये भी, ठीक है ना। अब एक जो काम का क्वेश्चन है, इसमें सबसे आखिर का क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ, ये काम का क्वेश्चन क्या है,
अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज करने का फायदा क्या है? तो इसके हमारे पास 5 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? पानी इवोपरेट नहीं होता। पानी अगर इवोपरेट होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो जमीन के अंदर पानी एक बार तुमने डाल दिया तो वो पानी कभी इवोपरेट नहीं होगा जब तक वो जमीन से ऊपर नहीं आएगा। दूसरी बात है, ये पानी ही तालाब को भर देता है। तालाब में भी ये पानी जाता है और वेल में भी ये पानी जाता है, ठीक है ना। धीरे नीचे फैलता हुआ पानी तालाब को भी भर देता है और वेल को भी भर देता है पानी, ठीक है ना। तीसरी चीज है, इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू द ओवर वाइड रेंज ऑफ एरिया। तो ये जो है पूरे आसपास के एरिया में जो होता है वो मॉइस्चर की कमी नहीं होने देता, ठीक है, मॉइस्चर फैला देता है। एक और चीज इसके जो फायदा है ये है कि जो रुके हुए पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं, मच्छर के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है, तो ये मच्छरों के लिए भी ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनने पाता, ठीक है ना, क्योंकि मच्छर इसमें पैदा नहीं होते। और आखिरी इसका पॉइंट है कि जो ये ह्यूमन फीसिस हैं और एनिमल फीसिस हैं ये भी इस पानी में नहीं मिल पाते, क्योंकि ये पानी जमीन के अंदर सीधा ही चले जाता है। रेन वाटर को सीधा हम जमीन में डालेंगे तो उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो पाती, वो पानी बिल्कुल प्योर होता है, उसको ज़्यादा छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह हमने देखा कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, डैम क्या है, रिवर क्या है। तो हमने ये सारी चीज़ें अपने इस सेशन में देखी और ये बहुत काम का है। थैंक यू।